जैसे आप अभी जिस पोस्ट पे हैं, आपका पूरा दिनचर्या क्या रहता है? आप क्या-क्या चीज़ों को हैंडल करते हैं? मतलब एक कोई बंदा अगर बन के आता है और रेलवेज़ चूज़ करता है, तो उसको क्या-क्या करना पड़ता है? See, it's not a 9 to 5 job. Let's begin with that. और प्राइमा फेसिया ये थोड़ा सा डर लगने वाली बात है, इतना ज्यादा काम करना पड़े वाली बात है. What I have realized is ठीक है, मैं रूटीन तो मैंने बता ही दिया. मैं सुबह 3:15 उठ जाता हूँ और रात के 9 बजे तक मैं जगा ही रहता हूँ. दिन में मैं नहीं सोता हूँ. ऑब्वियसली मेरे जितने भी कोलीग्स ऑफिसर्स हैं, अभी तो मैं फिलहाल सब डिवीजन में हूँ. डिवीजन में भी जाऊंगा तो आई वुड सी कि मतलब लोग लंच करते हैं. मुझे मालूम है कि मैं लंच नहीं करूंगा. मैं सिर्फ एक बार ही खाता हूँ, ब्रेकफास्ट ही करता हूँ. मैं रात को डिनर भी नहीं करता. और आई हैव स्टेबलाइज्ड माई सेल्फ. एक बार आप रोलर कोस्टर से जब उतर जाओगे ना, तो पता नहीं चलेगा. हम लोग उतर नहीं पाते क्योंकि वो बॉडी चल रही है ना उस मोड में. एक इनर्शिया है, बहुत दिक्कत होती है. मतलब व्हेन आई स्टार्ट इनिशियली ट्राई टू मेक माय रूटीन कि मेरे को दिन में एक ही बार खाना है, देयर वाज लॉट ऑफ टेम्पटेशन. यार मैं खा क्यों नहीं रहा हूँ, मुझे भूख लगी है, चलो कुछ नहीं यार, थोड़ा सा ये खा लेते हैं, थोड़ा सा वो खा लेते हैं. बट अब मैं उस रोलर कोस्टर से उतर चुका हूँ. मैं दिन में सिर्फ एक ही बार खाता हूँ और इसकी वजह से मेरे माइंड में कांस्टेंट एक फोकस बना रहता है थ्रू आउट द डे. आई एम ऑलवेज फोकस्ड and the main reason is my glucose and insulin levels are stable. They are stable. So every other hormone is also stable. And since every other hormone is also stable, मैं एक stable focused mode में हूँ. On top of it, body is using ketones as source of energy. Brain is using ketones as source of energy, which is again better than glucose. अब वो सर, एक दूसरा साइंस हो गया. मैं इस टाइम ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछना चाहता था. मैं ये जानना चाहता था कि आप जैसे एक ईएस ऑफिसर बन के आते हैं, तो आपको क्या-क्या चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है? क्या-क्या चीज़ों को जैसे आप एक टेक्निकल पर्सन हैं, आप रेलवेज़ में आते हैं, तो किन चीज़ों को आप देखते हैं और आगे बढ़ाते हैं? मैं समझ गया. देखिए देखिए, मैं बहुत सिंपल सा कंपैरिजन दूंगा. 3 जॉब्स का मैं कंपैरिजन दूंगा. अगर आप साइंटिस्ट हैं, या फिर आप आईएएस ऑफिसर हैं, या फिर आप रेलवेज में. रेलवेज इसके बीच में आता है. आईएएस ऑफिसर्स का बहुत ज्यादा पब्लिक डीलिंग है, बहुत ज्यादा. उनका पब्लिक डीलिंग इज लाइक 90% ऑफ देयर टाइम इज गोज इन पब्लिक डीलिंग, विच इन्वॉल्व्स एवरीबडी. पब्लिक में ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से जो कुछ भी सब कुछ उसमें आ जाता है. 90% ऑफ द टाइम देयर टेक्निकल रिक्वायरमेंट इज वेरी लेस. साइंटिस्ट का क्या है कि you are required to do your own research, your own study. Mostly you are focused with yourself or your team. भाई आपके अगर आप साइंटिस्ट हैं तो आप हैं, आपके 2-3 जूनियर्स हैं, 2-4 सीनियर्स हैं, और आप किसी एक टॉपिक पे जो रिसर्च किए जा रहे हैं. हमने की है कॉलेज में. और एक रेलवेज है, तो रेलवेज में टेक्निकल भी है और पब्लिक डीलिंग भी है, एंड 50-50. नंबर 1 तो मैं बता दूं इसको. और तो टेक्निकल ये है कि हम लोग भाई आज की डेट में हम लोग 100, 110, 120 पे kmph पे ट्रेन चला रहे हैं. हाउ आर वी गोइंग टू इंश्योर कि ये और तेज हो जाए, सेफ रहे. सेफ्टी हमेशा एक कंसर्न रहता है, तो कैसे इसको हम करेंगे, वो एक टेक्निकल पार्ट हो गया. मैनेजरियल पार्ट भी हो गया कि आपका एम्प्लॉय आउटपुट दे रहा है कि नहीं कर रहा है, एब्सेंट तो नहीं मार दे रहा है, काम पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है. मोटिवेशन एस्पेक्ट भी आ गया, आपकी लीडरशिप एस्पेक्ट भी आ गया. साइंटिस्ट डज नॉट, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अ साइंटिस्ट टू बी अ लीडर, लेकिन आईएएस ऑफिसर को लीडर होना जरूरी है. लाइकवाइज रेलवेज में दोनों जरूरी है. रेलवेज में आपका टेक्निकल अप्रोच भी अच्छा होना चाहिए, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज अच्छा होनी चाहिए, आपका डेलीगेशन पावर अच्छा होना चाहिए, और ये सब चीजें इन प्रोसेस आप सीखते हो. बहुत लोग सीख के तो नहीं आते, ज्यादातर लोग तो सीखते हैं विद प्रोसेस टाइम. तो मैंने भी कॉन्टेम्पलेट करते करते अपना सिस्टम काफी इम्प्रूव किया है, और वो एक थोड़ा डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा. तो इन शॉर्ट देखिए, दोनों चीजें इन्वॉल्व है. लीडरशिप इन्वॉल्व है, पब्लिक डीलिंग इन्वॉल्व है, बट टेक्निकल नॉलेज भी इन्वॉल्व है. अगर आप जॉब ऐसी चाहते हो कि आपका टेक्निकल टच बना रहे, समझ रहे हैं, बिकॉज जैसे है मेरा भी इंटरेस्ट है टेक्निकल टच बना रहे, तो देन यू शुड गो फॉर इट.
और बहुत पब्लिक डीलिंग में आप स्मार्ट हो। लेट से आप कॉलेज के दौरान या स्कूल के दौरान ऑलरेडी जो है किसी हाउस कैप्टन सेक्रेटरीज की पोस्ट पे रहे हो, विच मीन्स यू हैव इनहेरेंट लीडरशिप क्वालिटीज, then you can go for IAS also. बहुत अच्छा समअप किया सर, क्योंकि कई लोगों को ना एकदम डाउट रहता है कि ये रेलवेज मेरे लिए है कि नहीं है। सर आपका इंटरव्यू कैसा रहा था? इंटरव्यू के लिए टिप्स चाहिए सर। जब आप इंजीनियरिंग सर्विसेज दिलाए थे, आपका इंटरव्यू हुआ होगा, तो आपने क्या चीज़ों को फेस किया था और किस तरीके से इंटरव्यू देना चाहिए, इसके बारे में भी जानेंगे। इंटरव्यू से पहले मैंने एक बार डेमो इंटरव्यू दिया था एंड आई वाज वेरी मच शॉक्ड बाय इट। तो मैंने देखा उसका वीडियो। अभी मैं जैसे बात कर रहा हूँ, ये इंटरव्यू में ऐसे बात नहीं कर सकते। अभी हम आप एक इक्वल की पोस्ट पे, फ्रेंडशिप की पोस्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है? तो मेरा बॉडी लैंग्वेज तो उस हिसाब से 2-3 चीजें मैंने एकदम दिमाग में बिठा ली थी। नंबर 1 कि जो फेशियल एक्सप्रेशन हमारा है इंटरव्यू के टाइम, वो स्टैग्नेंट होना चाहिए। मतलब मुस्कुराना नहीं आपको, आप गलती से कभी मुस्कुराइएगा, मतलब मैं बहुत साफ साफ बता रहा हूँ, इंटरव्यू के दौरान गलती से भी कभी मुस्कुराइएगा ही नहीं। आपको मुस्कुराना नहीं है। आपने कोई सवाल हल कर लिया तो ये नहीं कि आप मुस्कुराने लग गए, नहीं ना। तो खुश होना, आप अंदर से खुश मत रहो, ठीक है? अंदर से थोड़ा सा ना सैडिस्टिक फीलिंग में रहो। मैं मतलब बहुत मैं ट्रिक बता दूं आपको, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ग्राउंडेड रहो, जमीन पर रहो, औकात में रहो। जो सामने बैठा है ना, वो तुम्हारे बाप का भी बाप है। तो अगर उसको वैसा वाइब्रेशन तुमसे नहीं मिलेगा तो उसका ईगो हर्ट होगा, नो डाउट। ये तुम लिख के ले लो। मेरा टेक्निकल पार्ट कमजोर था, मेरा इंटरव्यू टेक्निकली बहुत अच्छा नहीं हुआ, फिर भी मुझे 120 मार्क्स मिल गए थे। मेरे ब्रदर का टेक्निकल स्ट्रांग था, उसको 140 मार्क्स मिले थे 200 में से। तो नंबर 1 यार, आप औकात में रहो, जमीन पे रहो। जो सामने बैठा है वो आपके बाप का बाप है, सीरियस रहिए, ठीक है? तो वो सीरियसनेस आपके चेहरे पे दिखनी चाहिए। अगर आप घबरा भी रहे हो ना थोड़ा बहुत, उसको भी पॉजिटिव मान के चलो, वो आपके पॉजिटिव में काउंट होगा कि बंदा सीरियस है। लेकिन जहां आप थोड़ा भी मुस्कुरा दिए ना, आपका मार्क्स गड़बड़ा जाएगा। कुछ लोग आते हैं ना, बोलते हैं यार इंटरव्यू तो अच्छा हुआ था, नंबर कैसे कम आ गए? मैं बता रहा हूँ क्यों कम आ गए। सामने वाले बंदे का ईगो हर्ट हो गया। क्यों हर्ट हो गया? ये 2-3 वजह मैं बता रहा हूँ। पहली वजह यह है कि शायद आपने मुस्कुरा दिया होगा इंटरव्यू में। मैंने एक कोट बना दी थी, मतलब मुस्कुराना गुनाह है और थोड़ा हंस देना तो पाप है। ये मैंने कीवर्ड्स याद रखे थे, अभी भी मुझे याद है। मैंने अपने ब्रदर को भी बताया था ये बात। मुस्कुराना गुनाह है और दांत दिखा देना पाप है। मतलब गए फिर आप। दूसरी चीज इंटरव्यू में, देखिए मैं टेक्निकल की तो बात ही नहीं कर रहे, टेक्निकल तो भाई अपना आप कर लोगे। दूसरी चीज इंटरव्यू में आपके शोल्डर्स रिलैक्स, लेकिन पीछे की तरफ ही रहें, झुकना नहीं आगे। आप स्ट्रेट बैठो। आप मुझे देख सकते हो मैं कैसे बैठा हूँ। अगर मैं इंटरव्यू में बैठूंगा तो मैं ऐसे ही बैठूंगा। चीन आपका ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है, चीन आपको नीचे नहीं रखना है। आपको अपनी बॉडी पोस्चर मेंटेन रखनी है, लेकिन चेहरे पे सीरियसनेस होनी चाहिए, ठीक है? बॉडी पोस्चर आपका एक स्टैंडिंग पर्सन की तरह होना चाहिए। लेग्स एज फार एज पॉसिबल क्रॉस्ड होने चाहिए। क्रॉस्ड मतलब एक घुटना दूसरे घुटने के ऊपर, ठीक है? बाकी आप किसी से और फंडे ले सकते हो, मेरा यही फंडा है। लेग्स क्रॉस्ड होने चाहिए। जब आप सीट पे बैठो, क्योंकि बैठने का मौका पहली बार ही मिलेगा, पूरी सीट ऑक्युपाई करके पीछे जो आपकी मतलब सपोर्ट है, बैक सपोर्ट है, उससे एकदम चिपक के बैठना है, ताकि आप ग्राउंडेड फील कर सको। आधा बैठोगे तो खुद ही ग्राउंडेड फील नहीं होगा। पूरा जो पैर पूरा एकदम कुर्सी पे बैठा रहेगा, पूरा आपका थाइज जमे रहेंगे इस पे, तो एक ग्राउंडेडनेस फील होगी। समझ रहे हैं? और तो पहली चीज आपको मुस्कुराना नहीं है। दूसरी चीज, आप टेबल जब चेयर पे बैठो तो पूरा फुल सपोर्ट लेके बैठो। आप स्ट्रेट बैठो,
चिन आपका ऊपर है, कोई इशू नहीं है। न तो मुस्कुराना है, न तो झल्लाना है, झल्लाना भी नहीं है, मतलब इरिटेट भी नहीं होना है। दांत पीस करके रह जाइए, लेकिन उसको अपने हाव भाव में ना दिखाइए। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि आप दांत पीस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे दांत पीसते कोई यहाँ पे हल्की सी मूवमेंट होती ना, वो आप कर सकते हो, लेकिन आपको अपने बॉडी से एक्सप्रेस नहीं करना है। जैसे आप यूं समझे कि आप सीनियर की डांट खा रहे हो, पूरी क्लास आपको देख रही है, जो बिहेवियर आपका होता है कि आप एकदम चुपचाप सन्नाटा मार के खड़े रहते हो ना, अगर कोई इस तरह गलती होती है आपके दौरान, या कोई इंटरव्यूअर को जैसा बोलता है, तो आप अपना बॉडी पोस्चर, अपना फेशियल पोस्चर मेंटेन रखो। और हैंड मूवमेंट जितना मैं आपसे बात के दौरान कर रहा हूं, वो नहीं करना होता है। आपके हैंड टेबल पर भी नहीं होने चाहिए। आपके हैंड आपके जो आपके थाइज हैं उसी पर रहने चाहिए। सामने पेन और पेपर पहले से रखा रहता है। वैसे आप अपनी पेन ले जाओ, नो मतलब ठीक है, पेन तो आप ले ही जाओगे। जब कुछ लिखने की जरूरत महसूस हो या कुछ सॉल्व करना है, तब आप यूज करो, तब आपका हाथ टेबल पे आए, बाद में वापस नहीं चला जाए। ये बेसिक है। इंटरव्यू इज लाइक मोर देन 75% योर पर्सनालिटी, मोर देन 75%। क्वेश्चन पूछना तो एक तरीके से ना बात करने का जरिया है कि भाई कुछ बात तो करेंगे ना, वाली बात है। टेक्निकल नॉलेज आपको पहले चेक कर चुके हैं मोटा मोटा। 25% को टेक्निकल एस्पेक्ट को देखते हैं, 75% तो इस बंदे का बिहेवियर कैसा है, ये ऑफिसर क्लास लायक है कि नहीं, ये उस तरफ डेवलप कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। उसमें बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और सामने वाले की रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि हम अभी भी ऑफिसर हैं, लेकिन हम अपने सीनियर को यस सर ही बोलते हैं। यस सर, सॉरी सर, ऑलवेज, मतलब अपनी औकात में रहते हैं हम लोग, आज भी हमेशा रहेंगे, क्योंकि हमेशा हमारा कोई सीनियर होगा। तो आप इस चीज के लिए सूटेड हैं कि नहीं है, ये चीज वो देखते हैं। बहुत अच्छा चीज़ों को बताया सर, क्योंकि अभी कई लोगों का प्री का हो गया है, मेंस दिला के फिर वो लोग आगे बढ़ने वाले हैं, तो इस बात के लिए उनको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। सर एक लास्ट में आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि ट्रेनिंग कैसे रहती है सर आईएएस ऑफिसर्स की, वो जो नायर में किया जाता है, तो वहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह में क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं? देखिए ट्रेनिंग इज लाइक ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं, और ऑफ लेट द सिस्टम हैज बिकम मोर सीरियस अबाउट इट। यू विल लाइक इट, मतलब जिसका भी सिलेक्शन होगा उसको अच्छा लगेगा। ऑफ कोर्स आपको सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा, 8 बजे से क्लासेस होंगी, शाम के 4, 4:30, 5 बजे तक क्लासेस चलेंगी, बीच में ब्रेक मिलेगा। आज की डेट में तो क्या है कि इरिसेन पुणे में तो मोबाइल भी अलाउड नहीं करते हैं क्लासेस में, मोबाइल बाहर ही रखवा लेते हैं। द मोर यू स्टडी द मोर यू विल लर्न। और इट इज लाइक अ ब्रेक, एक आपको ब्रेक मिलता है, एक स्ट्रिक्ट रूटीन से, एक टेंशन वाले माहौल से एक ब्रेक मिल जाता है, नंबर 1। नंबर 2, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर्स होते हैं, है ना, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, ये चीजें साथ में चलती रहती हैं, छोटे मोटे कॉम्पिटिशन्स चलते रहते हैं, साथ ही साथ ढेर सारे सब्जेक्ट्स के पेपर्स चलते रहते हैं। तो अब उसको कैसे कम, जैसे अपन के स्कूल में फेस्टिवल्स होते थे ना, मतलब कॉलेजेस में फेस्टिवल्स होते थे, वो मिक्सअप सा माहौल रहता है। एक फेस्टिविटी वाला भी माहौल रहता है, आप जाते हो खेलते कूदते, और एक पढ़ाई वाला भी माहौल रहता है। सर मतलब हर एक चीज का हाँ, थोड़ी थोड़ी चीजें आपको बता दी जाती हैं कि क्या क्या होने वाला है आपके साथ। आप उस टाइम में कैसे अपनी लाइफ को ओरिएंट रखते हो, ये तो आपके ऊपर है। आई मीन नया सीखिए, मैं तो ये कहूँगा, नया सीखिए, नया पढ़िए, अच्छा करिए अपने डिपार्टमेंट में, अपने लाइफ में। उसके हिसाब से ज्यादातर लोग उस वक्त तक ज्यादातर लोग जो है शादियों के
के विषय में सोचने लगते हैं। तो कुछ लोग आपको फोन पे बातें करते हुए मिल जाएंगे, कुछ लोगों का तय हो रहा होगा रिश्ता, कुछ लोग इस तरीके से चलता रहता है। तो लाइफ आगे बढ़ती रहती है। इट इज जस्ट अ फेस ऑफ लाइफ, ठीक है, नथिंग सो स्पेशल अबाउट इट। अच्छा सर, लास्ट में हम लोग कंक्लूड करेंगे सर। जैसे अब 2 महीने के ही अराउंड बचा हुआ है, 2 महीना 10 दिन ऐसे करके, तो आप गेट एस्पिरेंट्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, ईएससी एस्पिरेंट्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे इस टाइम को यूटिलाइज करें? देखिए, एक अप्रोच जो मैं फॉलो करता हूं, करता था, आगे भी करूंगा, जेड टू ए अप्रोच। ये अप्रोच मैंने कहीं पढ़ा नहीं एक्चुअली, तो इसको मैंने नाम दे दिया है जेड टू ए। ये मेरे ब्रदर को भी मैंने बताया, और मेरा जो मझला भाई जो डीएफओ है इस वक्त उत्तराखंड में, उसका आईआईटी में नहीं हुआ। जब आईआईटी प्रीलिम्स उसका काफी खराब हो गया, तो उसके 2 हफ्ते बाद एआईट्रिपल था। मैं अप्रोच के बारे में बता रहा हूँ। मैं अप्रोच के बारे में तो हुआ क्या कि मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो मैंने एआईट्रिपल के जो लास्ट ईयर के सॉल्यूशंस वाली बुक आती है ना, हर एक एग्जाम की आती है लास्ट ईयर टॉपिक वाइज सॉल्यूशंस। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा कौन कौन सा टॉपिक तैयार है, कम तैयार है, आधा तैयार है, नहीं तैयार है, उसके हिसाब से मैंने जजमेंट बना करके, देखो ऐसा करो तुम इस किताब को अच्छे से पढ़ लो और इसमें इसको सॉल्व करो। सॉल्यूशन दिया ही रहता है मैक्सिमम आज की डेट में, तो काफी लोगों ने वर्क किया है, अलग अलग कोचिंग्स में सॉल्यूशन भी देते हैं। वो सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा है। नहीं समझ में आ रहा है तो उसको रिफर कर लो बुक से, कैसे होगा, और वही से फिर वापस जो है लास्ट वाली बुक पे आ जाओ। इट्स लाइक जेड इज द लास्ट word in the alphabet. Likewise, writing exam is the last step in your preparation. What we are doing is picking up those questions जो last step में आए हुए हैं, उसको solve करते गए। अब इसमें रिवीजन का भी आएगा कॉन्सेप्ट। सॉल्व करते गए, जो समझ में आ रहा है वेरी गुड, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको हम अल्फाबेट्स में जो ना जेड से ए के बीच में जो बाकी अल्फाबेट्स आते हैं, वहां से हमने उसको रिफर करके समझ लिया, फिर वापस आ गए। मतलब हम बुक को तो पढ़ ही नहीं रहे, हम सिर्फ जो समझ में नहीं आ रहा है उसको समझने के लिए बुक को रिफर कर रहे हैं। देन अगेन वी आर बैक टू द लास्ट ईयर पेपर्स। ऐसे हमने एक दिन में लेट से 100 या 200 क्वेश्चंस को अप्रोच किया, जिसमें से लेट से 60-70% हमको समझ में आए, 30% समझ में नहीं आए। तो उन 30% को हमने समझने के लिए बुक को रिफर किया। इतने में पूरा टाइम निकल गया दिन भर का। नेक्स्ट डे वी विल रिवाइज दोस 100 क्वेश्चंस अगेन, जिसमें 70 आता था लेकिन 30 नहीं आता था, विथ मोर एम्फेसिस ऑन कि जो 30 नहीं आता था और जो उसका रेफरेंस हमने लिया था। रिवीजन करेंगे, प्लस वी विल ट्राई टू सॉल्व 100 मोर। थर्ड दिन भी रिवीजन करेंगे। तो जो एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, सीक्वेंस में कर रहे हैं, उसका 4 से 5 बार रिवीजन हम करेंगे, और मोर एम्फेसिस उस पे रहेगा कि जो हमें नहीं आ रहा है और जो हमने बुक में से रिफर करके समझा है उसको शॉर्ट टर्म में समझ लें, फंड याद करके समझ लें, या ठीक है ऐसे आएगा तो ऐसे कर लेंगे। बहुत ज्यादा उसको समझने की कोशिश नहीं करनी है, बस कैसे भी करके आंसर आ जाना चाहिए वाले फंडे जो होते हैं ना, कैसे भी करके हमें बस निकलना है। हमें सिर्फ ये हमारा ये अप्रोच ये होना चाहिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो मेरा आंसर सही आना चाहिए, भले ही मुझे उसके बारे में अंदर से पता ना हो कुछ। मतलब रटने वाले भी फंडे होने चाहिए इसमें, कि आप रटने से आपको परहेज नहीं होना चाहिए कि मैं रटूं क्यों, मतलब ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। इस अप्रोच से फिर मेरे ब्रदर ने सिर्फ 2 हफ्ते एआईट्रिपल के पेपर को अप्रोच किया। 2 हफ्ते के बाद ही उसका पेपर था। उसकी ऑल इंडिया रैंक आई 2200। 2200 इज अ वेरी गुड रैंक ऑल इंडिया। आप इंजीनियरिंग सर्विस में दे, इंजीनियरिंग सारे बच्चे देते हैं इंजीनियरिंग के। उसी अप्रोच से मैंने इंजीनियरिंग सर्विस का भी एग्जाम अप्रोच किया था। उसी अप्रोच से मैंने अपने आईआईटी जेईई के भी एग्जाम को अप्रोच किया था। आपको मैंने पहले ही बताया कि लास्ट ईयर वाज द बेस, जिसके बेसिस में मैं सिलेक्ट करता था कैसे क्या पढ़ना है। तो जो 2 महीने बचे हुए हैं, मेरा सुझाव ये है कि आप
गेट या इंजीनियरिंग सर्विस की जो भी लेटेस्ट आपके पास टॉपिक वाइज सॉल्व किताब है, उसको बेस मानिए। वो आपकी गीता है, वो आपकी कुरान है, उसको सबसे अधिक उसी को पढ़िए। और उसमें से जब न समझ में आए तब आप इंटरनेट, गूगल, यूट्यूब, फलाना किताब उसको देखिए, और जहां वो समझ में आ जाए वापस आ जाइए उसी किताब पे। क्योंकि जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, हमारा एक टॉपिक है हाइड्रोलॉजी, मुझे बुक का नाम नहीं याद आ रहा, एक हाइड्रोलॉजी बड़ी अच्छी किताब है, मैंने पूरी किताब पढ़ डाली, पूरी किताब पढ़ डाली हाइड्रोलॉजी की, बट इट वाज नॉट रिक्वायर्ड। उसमें एडवांस टॉपिक्स भी थे जो शायद 2% 3% चांस से आने का, उसके लिए मैंने महीना दे दिया। वहीं अगर मैं जो अप्रोच आपको बता रहा हूं, इस अप्रोच से किया होता तो बहुत जल्दी रहता। हाँ, हो सकता है कि 100% क्वेश्चन में सॉल्व ना कर पाता उस टॉपिक के, लेकिन 90% 80% तो कर ही लेता। तो ये जो आउटपुट अपॉन इनपुट का जो रेशियो है ना, ये हाईएस्ट तब आता है जब आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्यूशंस को अपना आधार मान के चलते हो। जितना कम टाइम होगा उतना अधिक जो मैं बता रहा हूं उसका रिलेवेंस बढ़ता जाएगा। जब मैं आईएएस मास्टर में कुछ समय के लिए मैंने काम किया वहां पे, तो मेरे सर मुझसे कहते थे कि मंगल, तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक 9 तो आई है, लेकिन लगता नहीं तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक 9 आई है, बिकॉज मेरे काफी सारे टॉपिक्स इन डेप्थ प्रिपेयर्ड नहीं थे। और कोचिंग में काम करने का मतलब है ना, यू हैव टू बी थॉरो विथ व्हाट यू आर डूइंग, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप स्टूडेंट हो और आप जो है टीचर का स्थान ले लोगे या एक उसका स्थान ले लोगे। तो आई ट्राई टू कैच अप, बट द रीजन वाज कि माय स्टडी वाज नॉट एक्चुअली टू द लेवल ऑफ कि मैं ऑल इंडिया रैंक 9 ले आऊं, बट माय अप्रोच वाज लाइक दैट। जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो मैंने कवर किए थे। मतलब एक एग्जाम बेस्ड अप्रोच आपका था, rather than पूरा नॉलेज गेन कर लिया जाए पूरे सब्जेक्ट के बारे में। नॉलेज बेस्ड अप्रोच कई लोगों का होता है, और लोग कई बार लोग सोचते हैं कि यार मतलब लाइफ का लक्ष्य क्या है, नॉलेज में, वो उसको आप ना उठा के कूड़े में डाल दो, ठीक है। हाँ, ये आपका एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि मेरा को नॉलेज गेन करना है। आपका एटीट्यूड सिर्फ ये होना चाहिए कि मेरे को एग्जाम निकालना है। बहुत अच्छा सर, मतलब बहुत अच्छा रहा सर ये सेशन। आज की सेशन की वजह से कई लोग अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू सो मच सर। और अगर आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। लास्ट वर्ड सर, आपको कैसा लगा इस पे? अच्छा लगा, इंटरव्यू अच्छा लगा। आई वाज लाइक लेट्स डू इट। एंड और कोई अगर किसी और को हेल्प चाहिए, मैं अपने फेसबुक पे एक्टिव रहता हूँ। मैं ऑलमोस्ट कोई भी कोई क्वेश्चन पूछता है, आई डू रिप्लाई ऑलवेज। तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप मंगल यादव IITD IR ऐसी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। आई होप कि ये वीडियो भी यूट्यूब पे आ जाएगा शायद। और मुझसे आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, आई विल टेक टाइम टू रिप्लाई। और अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं तो आई विल हेल्प यू विद द नोट्स आल्सो। आप मेरे से नोट्स ले सकते हो, वो एक ऑनलाइन ड्राइव पे है अपलोडेड, वहाँ से आपको मैं लिंक दे दूंगा। थैंक यू सो मच सर। एंड अगर आप लोगों को भी वीडियो पसंद आया है ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।